हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की वीडियो में हमने जो आवृतबीजी पादपों में जनन वाला लेसन चल रहा है उसमें आवृतबीजी पादपों के बारे में कुछ पढ़ा। उसमें सबसे पहले जो टॉपिक लिया था हमने वो लिया था आवृतबीजी पादपों का जो जीवन चक्र होता है उसके बारे में जाना। तो जो आवृतबीजी पादपों का जीवन चक्र होता है उसमें स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। ये आप लोगों को कल अच्छे से पढ़ा दिया था, समझ भी आ गया होगा, मैं तो आपसे यही उम्मीद रखता हूँ, ठीक है ना। कल भी आपसे मैंने बोला था जो बोर्ड पे लिखा जा रहा है, समझाया जा रहा है, इसको आपको नोटबुक में नोट करना है, नोट्स बनाने हैं। यदि इस तरह से लिखा हुआ है तो उसको यहाँ से स्टार्ट करना है और लास्ट तक लिखना है। यदि बोर्ड के दो पोर्शन बन रहे हैं, आधा इधर लिखा हुआ है, आधा इधर लिखा हुआ है, तो उसमें से पहले आप लोग इधर वाले को उतारोगे, बाद में इधर वाले को, फिर इधर वाला कंप्लीट हो जाए फिर आगे चालू करते हैं, ठीक है। तो आते हैं टॉपिक पर। तो कल हमने क्या पढ़ा था, आवृतबीजी पादपों का जीवन चक्र। आवृतबीजी पादपों का जो जीवन चक्र होता है उसके अंदर दो अवस्थाएं होती हैं, आपको बताई थी। फर्स्ट अवस्था तो होती है बीजाणुद्भिद अवस्था, वो कैसी होती है, द्विगुणित अवस्था होती है, ठीक है। दूसरी अवस्था होती है युग्मकोद्भिद अवस्था। युग्मकोद्भिद अवस्था कैसी होती है, अगुणित अवस्था होती है, ठीक है। एक मुख्य जो बात है आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है, जो बीजाणुद्भिद अवस्था होती है उसके अंदर तो पादप में पुष्प का निर्माण होगा, ठीक है ना। जो बीजाणुद्भिद अवस्था होती है उसके अंदर पादप में पुष्प का निर्माण होगा, और जो युग्मकोद्भिद अवस्था होती है उसके अंदर पादप में पुष्प के अंदर युग्मकों का निर्माण होगा, ठीक है। जो बीजाणुद्भिद अवस्था है उसमें तो किसका निर्माण होगा, पुष्प का निर्माण होगा, ठीक है। और जो युग्मकोद्भिद अवस्था है उसके अंदर पुष्प में युग्मकों का निर्माण होगा, नर युग्मक होगा या फिर मादा युग्मक होगा, ठीक है। जो पुष्प द्विलिंगी होंगे, द्विलिंगी पुष्प कौन से होते हैं, जिनमें दोनों युग्मक उपस्थित होते हैं, नर जन्नांग भी उपस्थित होता है और मादा जन्नांग भी। तो द्विलिंगी पुष्प में तो दोनों युग्मक एक ही पुष्प में बनते हैं, और जो एकलिंगी पुष्प होते हैं उसमें या तो नर जन्नांग होगा या फिर मादा जन्नांग होगा। अब नर जन्नांग होगा तो उसके अंदर नर युग्मक का निर्माण होगा, और यदि मादा जन्नांग होगा तो उसके अंदर मादा युग्मक का निर्माण होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है जनन। क्या होता है जनन? जनन को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो जो जनन क्रिया होती है वो जीवों में होने वाली ऐसी जैविक क्रिया, कैसी क्रिया, जैविक क्रिया, जिसके द्वारा जीव अपने समान संतान या फिर संतति उत्पन्न करते हैं तथा संसार में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, जनन कहलाती है, ठीक है। तो जनन क्या होगा, कोई भी जीव है वो जैविक क्रिया के द्वारा अपने समान, ना कि दूसरों के समान, ठीक है ना। अगर मनुष्य है, मनुष्य जनन क्रिया कर रहा है तो मनुष्य जो संतान उत्पन्न होगी वो क्या होगी, मनुष्य ही होगी। कुत्ता है, भैंस है, तो कुत्ते की संतान क्या होगी, कुत्ता ही होगी। भैंस की संतान क्या होगी, भैंस ही होगी, ठीक है। इसमें एक शब्द लिखा हुआ है समान संतान, तो जो जीव है उसी के समान संतान उत्पन्न होगी, ऐसा नहीं कि दूसरे जीव के समान संतान उत्पन्न हो जाए। तो ये आपको याद रखना है विशेष रूप से, ठीक है। तो जीवों में होने वाली ऐसी जैविक क्रिया जिसके द्वारा जीव अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं तथा संसार में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, जनन कहलाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे इसमें बात आती है कि जीव हैं, इनको जनन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों करते हैं जनन, ठीक है। यदि कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है, मान लो ये मार्कर है,
इसको अपन आगे नहीं बनाएंगे, ये लास्ट मार्कर है अपने पास, आगे बनाने के लिए उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो ये जो मार्कर है लास्ट में एक ना एक दिन तो क्या होगा, समाप्त होगा। इसके अंदर जो स्याही है, इंक है, वो भी समाप्त हो गई। ठीक है, तो ये जो मार्कर है फेंकना ही पड़ेगा अपन को, कोई काम का नहीं रहेगा। ठीक है, और लास्ट में आके क्या हो जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा। बात कर रहा हूँ मैं उसकी तब जब संसार में केवल कितना, एक ही मार्कर हो। ठीक है, और ये भी नष्ट हो गया तो मार्कर का क्या हो गया, फिर इसका अस्तित्व समाप्त हो गया। ठीक है, अस्तित्व इसका कब बना रहेगा, जब इसको हम लगातार क्या करेंगे, बनाते रहेंगे। ठीक है, उसी तरह से संसार के अंदर जो जीव हैं उनका अस्तित्व भी कब बना रहता है, जब वो जनन क्रिया करते हैं। अगर जीव जनन क्रिया नहीं करेंगे तो वो उनका अस्तित्व बना नहीं रहेगा और वो क्या हो जाएंगे, अंत में एक ऐसी स्टेज आएगी वो विलुप्त हो जाएंगे। मनुष्य है, मनुष्य यदि जनन क्रिया नहीं करेगा तो अंत में क्या हो जाएगा, जो मनुष्य की जाति है वो विलुप्त हो जाएगी। उसी तरह से और जीव हैं वो भी जनन क्रिया नहीं करेंगे तो वो भी क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आवृत बीजी पादपों में जनन। आवृत बीजी जो पादप होते हैं उनमें जनन की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं? मुख्य रूप से 2 विधियाँ होती हैं। ठीक है, पहली जो विधि होती है अलैंगिक जनन। कौन सी? अलैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन को क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन को क्या बोलेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरी विधि कौन सी होगी? लैंगिक जनन। इसको क्या बोलेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, फर्स्ट विधि देखते हैं अपन अलैंगिक जनन। क्या होगा अलैंगिक जनन? तो ऐसा जनन जिसमें संतति के निर्माण में केवल एक जनक, जनक की बात कर रहा हूँ मैं, युग्मक की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। तो जनक कौन से होते हैं? जिनके द्वारा संतान उत्पन्न की जाती है। ठीक है, कोई भी बच्चा है, मनुष्य है, तो उसके जो मम्मी पापा हैं वो उसके क्या हैं? जनक हैं। ठीक है, तो अलैंगिक जनन है उसमें क्या होगा? केवल एक जनक भाग लेगा। ठीक है, तो ऐसा जनन जिसमें संतति के निर्माण में केवल एक जनक भाग लेता है तथा युग्मकों का संलयन व अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, अब इसमें 2 शब्द आए हैं। एक तो पहला तो क्या है? युग्मकों का संलयन। दूसरा शब्द क्या है? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन को क्या बोलते हैं? मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस बोलेंगे। ठीक है, तो पहला शब्द क्या है? युग्मकों का संलयन। पहली बात तो क्या है? जो अलैंगिक जनन है इसके अंदर पादप के कुछ कायिक भाग होते हैं, जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है, कलिकाएं हैं, वो जनन की क्रिया में भाग लेती हैं। ठीक है, अगर वो भी जनन की क्रिया में भाग नहीं लेंगी तो कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें, कुछ की ही बात कर रहा हूँ मैं, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो कुछ में क्या होता है? युग्मक बनते हैं लेकिन युग्मकों का क्या? संलयन नहीं होता है। ठीक है, युग्मकों का निर्माण तो होगा लेकिन युग्मकों का संलयन नहीं होगा। संलयन क्या होता है? मिलना, युग्मकों का मिलना। युग्मकों का मिलना उसको और क्या बोलते हैं? निषेचन बोल सकते हैं। ठीक है, जो नर युग्मक होता है शुक्राणु, मादा युग्मक होता है अंडाणु जंतुओं में, उन दोनों का मिलना क्या कहलाता है? निषेचन। या फिर युग्मकों का संलयन क्या कहलाएगा? निषेचन। ठीक है, तो युग्मकों का संलयन नहीं होता है अलैंगिक जनन में। ठीक है, दूसरा शब्द क्या है? इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। जो अपने शरीर की कोशिकाएं होती हैं, पादप हो चाहे जंतु हो, इन जो कोशिकाएं होती हैं, यदि शरीर का विकास करना है तो उसके लिए जो शरीर के अंदर कोशिकाएं हैं उनका विभाजित होना बहुत आवश्यक होता है। यदि शरीर की कोशिकाएं विभाजित नहीं होंगी तो शरीर का विकास नहीं होगा। ठीक है, शरीर का विकास केवल कब होगा? जब शरीर की कोशिकाएं विभाजित होंगी लगातार, तब जाके शरीर का क्या होगा? विकास होगा।
ठीक है। तो जो अलैंगिक जनन है उसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। शरीर के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उनमें 2 प्रकार का विभाजन होता है। कितने प्रकार का विभाजन होगा? 2 प्रकार का विभाजन होगा। एक तो होता है समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। समसूत्री विभाजन को बोलते हैं माइटोसिस, माइटोसिस। अर्धसूत्री विभाजन को बोलते हैं मियोसिस। ठीक है। जो समसूत्री विभाजन होता है इसके अंदर तो एक मात्र कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होगा, ठीक है। जो समसूत्री विभाजन होता है इसके अंदर एक मात्र, ये क्या है? मात्र कोशिका, ठीक है। इसमें क्या होगा? विभाजन होगा। कितनी कोशिकाएं बन गई? 2 कोशिकाएं। कौन से विभाजन में? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनती हैं? 2 कोशिकाएं बनती हैं। दूसरा कौन सा है? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होगा। फर्स्ट विभाजन हो गया, सेकंड विभाजन होगा, ठीक है। तो समसूत्री में तो कितने हो? 1 से 2 कोशिकाएं। और जो अर्धसूत्री विभाजन है उसमें 1 से कितनी कोशिकाएं बन गई? 4 कोशिकाएं बन गई, ठीक है। तो अलैंगिक जनन में न तो युग्मकों का संलयन होगा और न ही अर्धसूत्री विभाजन होगा, ठीक है। इसमें 2 बातें हैं। एक तो जो अलैंगिक जनन होता है उसमें जो संतति का निर्माण होगा उसमें कौन सा विभाजन पाया जाएगा? समसूत्री विभाजन, ठीक है। आगे क्या है? इसके अंदर जो संतान बनेगी उसका जो रंग होगा, उसके गुण होंगे, उसका रूप होगा और उसका आनुवांशिक संगठन होगा, जेनेटिकली संगठन, वो किसके समान होगा? जनक के समान, जिसके द्वारा उसकी क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है, ठीक है। इसीलिए जो इसमें जो संतान उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं क्लोन। क्या बोलते हैं? क्लोन, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसको ध्यान से पढ़ना, समझ नहीं आए तो उसको बताना नेक्स्ट। थैंक यू, धन्यवाद।